बच्चों कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि जो टाइप्स ऑफ रेट्स है, इनिशियल रेट, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होते हैं, इनकी क्या मीनिंग होते हैं। तो रेट को आपको निकालना है। अगर इनिशियली मतलब कि व्हेन टाइम वाज जीरो, दैट उस टाइम पर जो रेट होगा दैट विल बी इनिशियल रेट। इंस्टेंटेनियस रेट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, उसमें एवरेज रेट निकलता है। मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में देखो आपसे कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट in a chemical reaction with time as follow. C equal to 5 plus 30t minus t square. Calculate initial rate and rate at 2 सेकेंड। तो बेटा हमें एक इंस्टेंट पर भी पूछ रहा है और इनिशियल रेट भी पूछ रहा है, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम आपको दे रहा है कि कंसंट्रेशन जो है 5 plus 30t minus 5t square where t is time. So we have to calculate initial rate as well as instantaneous rate at second. तो आप क्योंकि जानते हो कि जो रेट का तरीका है वो है कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया टाइम के अकॉर्डिंग, बट यहां पर बेटा जो कंसंट्रेशन दे रहा है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रहा है। दैट्स व्हाई हम लोग इधर पर कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है वो कितना रख देंगे, 5 plus 30t minus t square, ये रख देंगे। अब इसका आप डिफरेंशिएशन बेटा करना जानते हो। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो पहले बेटा डिफरेंशिएशन होगा 5 का, प्लस फिर बेटा आप 30t का डिफरेंशिएशन आप करोगे, फिर आप क्या करोगे बेटा माइनस डिफरेंशिएशन किसका करोगे बेटा, टी स्क्वायर का। जब भी कुछ इस तरह के फॉर्मेट में हो हर एक पर्टिकुलर पार्ट का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा जो 30 जो कांस्टेंट टर्म है ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। देखो मैं आपको cx वाला एक फॉर्मूला बता दूं, d/dx cx, वेयर c इज अ कांस्टेंट नंबर, तो c आगे आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटा, x का। अगर x की पावर n है तो x की पावर n ले लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करो, देखो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है, 0 प्लस 30 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटा, t का, माइनस अब ये t की पावर 2 है तो मुझे पता है कि 2 आगे आ जाएगा और t की पावर 2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। भाई d/dx ऑफ x की पावर n का आपको फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, ये फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो 30 d/dt, t की पावर कितना है 1, तो 1 कितना आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और t की पावर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2, t की पावर 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ये। अब देखो t की पावर 1 - 1 यानी कि t की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 उसका वैल्यू बेटा कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो ये आपके पास आ जाएगा 30 - 2t। ये तो आपके पास बेटा क्या, किस चीज का वैल्यू आ गया, dc/dt का वैल्यू आ गया। बट वी हैव टू कैलकुलेट इनिशियल रेट एज वेल एज इंस्टेंटेनियस रेट। इनिशियल रेट निकालते टाइम मैं जो टाइम है, मैं टाइम को
मैं टाइम को 0 पुट कर दूंगा, और जब मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है तो मुझे टाइम मेंशन है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। मैंने क्या निकाल दिया बेटा, मैंने निकाल दिया डी सी अपॉन डी टी। वो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 30 माइनस 10t, ये आ गया। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट इनिशियल रेट। इनिशियल रेट के लिए मुझे टाइम कितना पुट करना पड़ेगा, इनिशियल रेट यानी कि डी सी बाई डी टी किस टाइम पर निकालते हैं, 0 पर निकालते हैं, यानी मैं यहाँ पर टी की जगह का 0 30 माइनस 2t 30 माइनस 2t है, ओके। तो इधर पर मैं 2 पुट कर दे रहा, तो 30 माइनस, ये देखो ये हो जाएगा 2 इंटू टाइम का वैल्यू बेटा 0, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब बेटा मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट, यानी कि एट 2 इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो मेरे पास डीसी बाई डी का जो वैल्यू है वो कितना 30 है, तो आपके पास हो जाएगा 30 माइनस 4 यानी कि 26, ठीक है। और रेट का बेटा यूनिट जो है वो मोल पर, क्योंकि टाइम जो है वो सेकंड में है तो मोल पर सेकंड, ठीक है, मोल पर सेकंड। ये मेरे पास रेट निकल आया। कर लीजिए बेटा इसको नोट, क्वेश्चन भी और इसका सॉल्यूशन नोट हो जाए बता देना, मैं सेकंड पेज ओपन कर दूंगा। सर मुझे कैलकुलेशन नहीं दिख रहा सर, ये आती है सर। क्या बेटा, सर जी सारी कैलकुलेशन नोट नहीं कर रहा सर, ये तो आती है सर, डायरेक्ट कर दें सर। हाँ आप मैथ्स वाले हो तो डिफरेंशिएशन तो इजी लगता हो, डायरेक्ट लिख लो। पर जिन लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं आती तो मैंने पूरा हर एक स्टेप बता दिया, और मैथ्स वाले बच्चे तो वैसे भी डिफरेंशिएशन डायरेक्टली वो एक ही स्टेप में कर सकते थे। 5 का 0, 30 टी का 30 और टी स्क्वायर का 2t, तो वो तो उनको आदत पड़ जाती है करने की। तो बाकी जो अदर बच्चे हैं जिनको इतना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो वो सारे स्टेप्स लिख सकते हैं। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है, चेंज कर दूं मैं पेज? यस सर। इसको भी नोट करो जल्दी। तो ये तो बेटा बात हो गई थी कि किस तरह के रेट हो सकते हैं, इनिशियल, इंस्टेंटेनियस, एवरेज। अब हम लोग अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं किसी रिएक्शन के रेट।
सर हो गया नोट। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखो, factors affecting rate of reaction, factors affecting rate of reaction। बच्चों मैं काफी सारे फैक्टर्स लिख रहा हूं जो कि इफेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट को, बट हम लोग केवल उनको डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है। जैसे सबसे पहला बेटा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस तरह का सब्सटेंस बन रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात, कंसंट्रेशन आपने क्या लिया, कंसंट्रेशन लो लिया, कंसंट्रेशन हाई लिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज बेटा अगर गैसियस स्टेट में कोई रिएक्टेंट होगा तो आप उसका प्रेशर बोल सकते हो, और अगर प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है गैस का, तो आप कह सकते हो प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम, प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम, as well as volume when gaseous phase is there। थर्ड पॉइंट बेटा आप मेंशन कर सकते हो टेम्परेचर, टेम्परेचर। और फोर्थ पॉइंट बेटा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में आपने सुना होगा, ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट तो नहीं लेता बट रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है या स्लो कर देता है या बढ़ा देता है। बाकी कुछ ऐसे फैक्टर जो हमें नहीं स्टडी करना है, जैसे कि इफेक्ट ऑफ सनलाइट, सनलाइट हो गया बेटा, अल्ट्रावायलेट या कोई रीजन, जो हमारे अलग अलग तरह के रीजन होते हैं, ठीक है, तो यूवी रेडिएशन, ये भी किसी रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। वो रिएक्शन कराई जा रही है, उसका पीएच अगर आपने चेंज कर दिया, एसिडिक ले लिया, बेसिक ले लिया, तो उसमें भी उसका रेट चेंज हो सकता है। और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपने बेटा वो पढ़े होंगे, वो दो तीन तरह के सब्सटेंस, तो फेरोमैग्नेटिक इस तरह के वो फिजिक्स में, और मैग्नेटिक फील्ड। बट हमें ये सारे नहीं पढ़ना, हमें बस ओनली स्टार्टिंग के 4 पढ़ना है। तो स्टार्टिंग के जो 4 है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बस हमें ऐसे याद रखना कि ये 3 भी इफेक्ट करते हैं। जिसमें से जो सेकंड वाला है दैट इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेट इफेक्ट बाय कंसंट्रेशन। बच्चों लिखा गया? यस सर लिख लिया। सर लग गया। ओके, कोई नोट तो नहीं कर रहा है ना? नो सर। देखो बच्चों, अगर हम लोग अपने पहले फर्स्ट फैक्टर की बात करें, तो फर्स्ट फैक्टर बेटा हमारे पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट। तो इसमें मैं आपको डायरेक्टली कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं। जैसे पहला पॉइंट है बेटा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या रही उस पर रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डिपेंड कर सकता है। तो मैं डायरेक्टली मेंशन कर दे रहा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा गैस का होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर सॉलिड का होता है। बट अगर आपके पास बेटा दो गैसेस आ जाए तो उनमें से जो होमोजीनियस नेचर वाली गैस होगी, या अगर आपके पास दो ऐसे सब्सटेंस आ जाएं जो एक ही स्टेट में है, तो होमोजीनियस नेचर के सब्सटेंस का ज्यादा रेट होता है एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस नेचर के सब्सटेंस का। ठीक है, तो ये बात आप मेंशन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट सरफेस एरिया रिएक्टेंट का क्या लिया आप, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया लोगे रिएक्टेंट का, वो उतनी ज्यादा रिएक्ट कर पाएगा, उतनी ज्यादा उसका रेट रहेगा। तो आप कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूरा वर्ड लिख देना, मैं एरिया वर्ड लिखना भूल गया, सरफेस एरिया। ठीक है। तीसरा बेटा आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो थर्ड पॉइंट आप दे सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ, इसी का तीसरा पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट है नेचर में स्टेबिलिटी ऑफ के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कैसी स्टेबिलिटी है और प्रोडक्ट। तो याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ROR, it is inversely proportional to stability of reactant while directly proportional to stability of product. स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपके पास हो गया Sir, तो ये। हाँ बेटा, sir, what's the meaning of stability? स्टेबिलिटी कोई सब्सटेंस को आप फॉर्म कर रहे हो तो वो कितने टाइम तक रुका रहा उस प्रोडक्ट में। समटाइम्स ऐसा होता कि आपने कोई सब्सटेंस बनाया, वो क्या करेगा, वो बैकवर्ड पहुंचा देता, रिएक्टेंट में ही कन्वर्ट कर देता खुद को, या वो नेचर में अवेलेबल कोई और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर जाता, तो ये स्टेबिलिटी हो जाती। समझ नहीं आया सर क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कोई पर्सन है, वो एक ही जगह अगर बैठा हुआ है तो आप बोलोगे स्टेबल है, और अगर वो एक से ज्यादा जगह बार बार घूम रहा है तो वो अनस्टेबल है। अगर कोई सब्सटेंस आपने प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया, अब वो नहीं चाह रहा किसी और से रिएक्ट करने, मतलब आपने दो सब्सटेंस बनाए A और B, आप दोनों के पास लेके गए फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की क्वालिटी है इलेक्ट्रॉन को खींचना, ए कह रहा है कि हम तो इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, तुम कुछ भी करते रहो, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, रिएक्ट करनी नहीं चाहता, चुपचाप बैठा। दूसरा वाला कह रहा है हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे दे रहे हैं, तो वो कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी का मतलब कि कोई सब्सटेंस अगर वो फॉर्म हो गया तो अब वो नहीं चाह रहा किसी और से रिएक्ट करना, तो जिसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे कि रिएक्ट कर लो, वो ज्यादा स्टेबल है। और जो इजीली कैसे तुरंत रिएक्ट कर जा रहा, आपने हल्की सी कंडीशन चेंज की और रिएक्ट कर गया, तो वो कम में स्टेबल है। तो ये होता है स्टेबिलिटी का मीनिंग। ओके सर। और सर ये होमोजेनस और हेट्रोजेनस पे कैसे अफेक्ट करेगा? होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लीजिए दो पार्टिकल थे, एक ए नेचर का पार्टिकल था, एक बी नेचर का पार्टिकल था, आपने इन दोनों को मिक्स किया, तो मान लीजिए ए और इस ए के पार्टिकल्स के बीच में जो जहां जहां पर भी स्पेस था, बी जो है वो हर एक स्पेस को, मतलब कोई जैसे ये ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी आया, इस तरीके से जाकर के लगा, मतलब जितना भी पॉसिबल जगह थी वो हर जगह इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उसने कोई पार्शियलिटी नहीं की कि किसी ए के साथ ज्यादा जुड़ जाए, किसी ए के पास कम, वो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ यूनिफॉर्मली। बट हेट्रोजीनियस का मीनिंग ये होता कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा हो कि कहीं ज्यादा कहीं कम, मतलब
एक जगह तो वो ज्यादा चला गया और एक जगह वो बहुत कम रह गया। जैसे आपने वाटर के अंदर शुगर मिला दो तो शुगर जो है वाटर के हर, जो भी वाटर के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो हर स्पेस के अंदर शुगर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है कि हर एक स्पेस को वो यूनिफॉर्मली कवर करे, एक जैसा कवर करे। बट अगर आप वाटर के अंदर आयरन के पीसेस डालते तो आयरन के पीसेस सबसे ज्यादा नीचे बैठ जाते, ऊपर वाले वाटर के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है, वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे। सर हाँ सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से भी तो होता है सर, होमोजीनियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, हेट्रोजीनियस में कम होता है सर, इसकी वजह से भी तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट होगा। हाँ, ये भी आप कह सकते हो। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ता है तो रेट आपका इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि रेट का मतलब किसी चीज को चल करके एक से दूसरी जगह पहुंचना है जल्द से जल्द। तो जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा वहां पर रेट कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 लोगों को अगर आप जबरदस्ती बांध दो बिल्कुल टाइटली और उनसे कहो आप दौड़ो, तो वो उतना स्पीड में नहीं दौड़ पाएंगे जितना स्पीड में जब वो तीनों का आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि उनको आप खोल दो फिर आप कहो कि वो दौड़ो, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप डिक्रीज कर दो तो उस केस में भी रेट जो है वो बढ़ जाएगा। बट मैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का मीनिंग बता रहा था कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इस तरीके से फेज बनते हैं कि जहां पर पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए चारों तरफ। अब चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, और अगर एक ही जगह पर जाकर के जुड़ जाएंगे तो फिर उस सब्सटेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि पास पास अगर पार्टिकल्स आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो रेट डिक्रीज कर जाएगा। रिएक्शन क्या होमोजेनस में फिर ज्यादा होगा? होमोजीनियस अगर फेज में कोई रिएक्शन है तो उसका कन्वर्जन जल्दी हो जाएगा, वो प्रोडक्ट आपको जल्दी दे देगा, 10 की जगह 5 मिनट में ही आपको प्रोडक्ट दे देगा। ओके सर। हो गया नोट बच्चों? यस सर। देखो बच्चों जो सेकंड है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब बेटा ये कंसंट्रेशन वाला जो सिस्टम है इसके लिए कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी कंसंट्रेशन के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फिर इफेक्ट कैसे हो रहा है? इफेक्ट तो होता है, समटाइम्स डायरेक्टली भी हो जाता है और समटाइम्स इनवर्सली भी हो जाता है और समटाइम्स इंडिपेंडेंट भी हो जाता है। तो कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए एक्सपेरिमेंटली हमको एक टर्म बोनस ऑर्डर, बट ये याद रखना कि इट इज ऑलवेज फाइंड एक्सपेरिमेंटली। मैं आपको 3-4 मेथड सिखाऊंगा कि लैब के अंदर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इस पर एक क्वेश्चन भी आता है, इसमें 3-4 टाइप के मेथड होते हैं ऑर्डर कैलकुलेट करने। जब लैब में जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो ऑर्डर कैसे पता करोगे किसी रिएक्शन का, तो वो आपको ये सिस्टम सीखने को मिलेगा। बट क्योंकि अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो आपको ये एक्सपेरिमेंट देखने को नहीं मिल पाएगा, बट बाकी जो है मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा कि अगर कोई जब आप रिएक्शन करा रहे होगे तो एक्सपेरिमेंटली आप कैसे कैलकुलेट करोगे। 3-4 इसके मेथड भी होते हैं ऑर्डर कैलकुलेट करने के। तो बेटा हमें जो फाइंड करना होगा वो सबसे पहले पता करना होगा कि ऑर्डर क्या है किसी रिएक्शन का। फिर हम लोग ये बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसी कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेयर ऑर्डर को जो है मैं n से लिख सकता हूं। अब अगर ये n का वैल्यू बेटा नेगेटिव हो गया तो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला जाएगा रेट। अगर n का वैल्यू बेटा 0 हो गया तो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा रेट,
और अगर n का वैल्यू बेटा पॉजिटिव हो गया तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करने पे आपको पता पड़ेगा 0 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अगर n का वैल्यू नेगेटिव तो कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन फॉर दैट रिएक्शन, और अगर n का वैल्यू 0 तो कंसंट्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कंसंट्रेशन आप कुछ भी चेंज करते रहो उस रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो रेट था वही उसी रेट से वो रिएक्ट करेगी। और अगर n का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो फिर कितना पॉजिटिव आया उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पावर 1 के, पावर 2 के, पावर 3 के, और इट में भी फ्रैक्शनल वैल्यू। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्टली इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में ये लिख दो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। ऑर्डर को मैं n लिख रहा हूं, अगर भले आप इतनी सी बात लिखो, ये मत लिखो, मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं, बस केवल ये लाइन लिख लो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। अभी हम लोग पूरी चर्चा करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। देखो बच्चों लिख देना कि इफ n is negative या less than 0 then rate is inversely proportional to concentration की पावर n, ये लिख देना। और सेकंड लिख देना कि if n equal to 0 then rate is r is independent from concentration, और if n is positive then r is directly proportional to concentration की पावर n। n क्या है बच्चों यहाँ पर? n is ऑर्डर, n आपके पास ऑर्डर है जो कि किसी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। बच्चों लिखा? जल्दी लिखो बेटा। यस सर, लिख गया। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा ना? नो सर। सर हाँ सर ये ऑर्डर क्या है? ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा। अभी आएगा, ऑर्डर पढ़ाने तो दो पहले। देखो बच्चों आपने लिखा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। अब अगर मैं यहां से ये हटा दूं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं बोलता हूं रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन की पावर n, कि आपके पास रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट की काफी बार डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जा चुकी है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूं तो मैं डेफिनेशन दे सकता हूं कि अगर मैं कंसंट्रेशन का वैल्यू बेटा रख दूं 1 मोल पर लीटर, तब मेरे पास R इक्वल टू कितना आ जाएगा? K इंटू 1 की पावर n, और 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आएगा वो। तो आपके R K इक्वल टू किसके आ जाएगा? R के, यानी कि
आप इसमें बोल सकते हो, इसी में बेटा आप इसी को आगे बढ़ा करके लिख लेना कि डेफिनेशन ऑफ के, डेफिनेशन ऑफ के इसमें लिख लेना बेटा कि k is defined as k is defined as k is defined as rate of reaction, rate of reaction मतलब कि ये रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल हो सकता है कब, when concentration of each species involved in rate law expression of each species involved in rate law expression, this is known as rate law expression. इसमें कंसंट्रेशन किस किस का था वो हमें नहीं पता अभी. इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी यानी कि 1. अगर सभी का कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा इस फॉर्मूले में, तब रेट कांस्टेंट किसकी इक्वल आ जाएगा, रेट की इक्वल. तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट. और इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है, इसकी यूनिट पूछी जा चुकी है, और कई बार इसका यूनिट दिया है और इससे ऑर्डर भी पूछ लेते. वो भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा कि समटाइम्स इसका यूनिट वो दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा. तो पहले आप इसको लिखो डेफिनेशन. लिख लो तो इन्फॉर्म कर देना. सर इसमें ऑर्डर भी सर 1 होगा तब तो सर k इक्वल टू r होगा सर. नहीं, अरे ऑर्डर कुछ भी हो भाई, 1 की पावर तो कुछ भी हो, 0 हो, माइनस में हो, प्लस में हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है. तो ऑर्डर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 1 ही हो. कंसंट्रेशन अगर 1 हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली पूरी कैलकुलेशन 1 हो जाएगी. सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सर इसमें n इज ग्रेटर देन 0 तो लिखना पड़ेगा ना. हाँ, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अब n ग्रेटर देन 0 होगा. ये सर ये r इक्वल्स टू k 1 की पावर n जब भी आया होगा ना सर. नहीं नहीं, ये जो मैंने लिखा है ना, अभी यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि n क्या है. सर n में भी पॉजिटिव, n में भी नेगेटिव, n में भी 0. अगर आप तीनों ही रखोगे ना इसमें, तब भी कंसंट्रेशन का वैल्यू आप 1 रख रहे हो. सर मीन सर ये सर ऐसे आप ही आपने लिखाया था ना सर कि अगर n नेगेटिव हुई तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. हाँ 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 हाँ. तो सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है तो सर इसमें कुछ उससे कुछ फर्क नहीं है ना सर. नहीं नहीं, इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ओके सर. ये सभी ने नोट कर लिया ना. Yes. देखो इसी में आगे समझो यूनिट ऑफ के. यूनिट की बात की जाए अगर के की, तो सिंस वी नो दैट कि रेट जो है वो के इंटू कंसंट्रेशन की पावर, कंसंट्रेशन की पावर n के है. तो k इज इक्वल टू आप बोल सकते हो r अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n. अब ये n नहीं पता कितना है, तो अभी अपन n लेके चल रहे हैं. अब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो तो नेगेटिव पॉजिटिव और कुछ भी. तो अभी अपन इन टर्म्स ऑफ n लेके चल रहे हैं पूरा. तो यहां से आप अगर रेट का यूनिट रख दो, दैट इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम अपॉन कंसंट्रेशन का बेटा क्या होता है, मोल पर लीटर.
अब क्योंकि इसकी पावर n है तो n लेके चले, तो k का यूनिट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी n है, तो 1 माइनस n, और इनटू में आप लिख सकते हो टाइम जो है वो टाइम इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ k। अब जैसे अगर मैं k का कुछ भी यूनिट आपको दे दूं, मैं आपको अगर k का यूनिट ऐसे दे दूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो मैं आपसे कहूं यूनिट k का जो है वो है लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू सेकंड इनवर्स। आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर क्या होगा? सर लीटर पर मोल होगा ना सर ये? नहीं, मैंने आपको क्या लिख के दिया, के का मैंने दिया लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू और सेकंड इनवर्स, ये लिख के दिया है मैंने। ओके सर। मैं आपसे ऑर्डर पूछ रहा हूं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इसको? नोट करते जाना बेटा, ये टाइम ओवर होने वाला है। मैं इसको देखो लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू सेकंड इनवर्स को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूँ लीटर स्क्वायर इनटू मोल की पावर बेटा जो -2 है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ अपॉन मोल की पावर 2 इनटू सेकंड इनवर्स। और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं मोल पर लीटर की पावर -2 इनटू सेकंड इनवर्स, कोई दिक्कत इसमें? बेटा ये लीटर पर मोल था, उसकी पावर 2 था, बट मैंने इसको पलट दिया तो पावर कैसी हो गई, -2। अब ये बिल्कुल सिंपल बेसिक चीजें चल रही हैं जो आपने 9th-10th लेवल में मैथ्स में सीखी होंगी। तो के का ये यूनिट हो गया। अगर आप इसको कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर कर दो बेटा, इससे, तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, 1 माइनस एन किसकी इक्वल हो जाएगा, -2 के, तो आपको एन इधर आ जाएगा 2 इधर, यानी कि 1 + 2 = n, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। आई बात समझ में? कैसे निकाला? सर -2 Yes, sir, कैसे आ गया। होगा सर 2 होगा ओनली। अरे बेटा ये क्या लिखा था, लीटर अपॉन मोल की पावर 2, मैंने इधर क्या कर दिया, मोल अपॉन लीटर की पावर -2 नहीं हो जाएगी भाई? लीटर नीचे क्या होगा तो माइनस हो गया होगा, मोल ऊपर क्या होगा तो ये माइनस हो गया होगा। आई बात समझ में? ओके सर। कर लो बेटा नोट, और आप लोग पता करके आना कि अगर किसी